भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम का एक चमकता सितारा जिसे दुनिया मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानती है। बचपन में इन्हें मन्नू के नाम से पुकारा जाता था। इनका नाम मन्नू हुआ करता था। इन्हीं मन्नू को मोहन के नाम से पुकारा गया और मोहन आगे चलकर मोहनदास बने। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी पुकारा गया। लोग प्यार से इन्हें बापू भी कहा करते थे। इन्हें महात्मा भी कहा गया। महात्मा एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब उच्च कोटि की आत्मा हुआ करता है और वही महात्मा गांधी बने। भारत और दुनिया के लोग उसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ में एक दीवान परिवार में मोहन का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतली बाई भी था। इनकी माता पुतली बाई के बारे में लोग कहा करते हैं कि वो इतनी धर्मपरायण महिला थी कि जब तक स्नान नहीं करती थी, उगते हुए सूरज को जब तक जल नहीं देती थी, तब तक भोजन भी नहीं करती थी। गांधी जी जब 13 साल की अवस्था के थे, महात्मा गांधी की शादी जिस महिला से हुई, जिस औरत से हुई, उसका नाम कस्तूर ही था। आगे चलकर वह कस्तूरबा बनी, कस्तूरबा बाई बनी, फिर आगे चलकर कस्तूरबा गांधी के नाम से भी उनको जाना जाता है। इस तरह मोहनदास करमचंद गांधी के 4 बेटे थे। 1888 में हरिलाल, 1892 में मनीलाल और 1897 में रामदास और 1900 ईस्वी में देवदास का जन्म हुआ था, जो इनके चारों लड़के थे। मोहन के पिताजी करमचंद गांधी राजकोट में ही एक दीवान के पद पर काम किया करते थे। मोहनदास की प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई थी। 4 सितंबर 1888 को मोहनदास वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। कस्तूरबा बाई जब 19 साल की थी तब उन्होंने पहले लड़के को जन्म दिया था। 1944 में दिल का दौरा पड़ने से कस्तूरबा बाई का देहांत हो। आजादी की लड़ाई के क्रम में कस्तूरबा बाई भी अनेकों बार जेल गई और गांधी जी 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। गांधी जी जब 24 साल के थे तब 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे। वहाँ का जो व्यापारी अब्दुल्ला था, जो भारत के गुजरात का ही रहने वाला था, अफ्रीका में भारतीयों पर जो जुल्म, जो अत्याचार, जो शोषण हो रहे थे, उससे मुक्ति पाने के लिए न्यायालयों में, कोर्ट में जो भारतीयों के ऊपर जो केस मुकदमे चल रहे थे, उससे निपटारा पाने के लिए, उससे निजात दिलाने के लिए इस अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को अफ्रीका बुलाया था। एक बार की घटना है, अफ्रीका के अंदर गांधी जी 7 जून 1893 को डरबन से जब प्रिटोरिया जा रहे थे तो ट्रेन में टीटी ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, उनको अपमानित भी किया था और उनको जबरदस्ती धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। और रात भर गांधी जी उस स्टेशन पर बिना कपड़े के ठंड से कांपते रहे। ये था अंग्रेजों का जुल्म जो अफ्रीका में भारतीयों के ऊपर हो रहा था। 1894 में ही गांधी जी ने भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी और अफ्रीका में ये भारतीयों का केस लड़ने के साथ साथ वहाँ पर एक अखबार का भी प्रकाशन करते थे जिसका नाम इंडियन ओपिनियन भी था और अफ्रीका के अंदर इस अखबार को प्रकाशित भी करते थे, लोगों तक पहुँचाने का भी काम करते थे। और इसी अफ्रीका में अंग्रेज इन्हें हे दृष्टि से देखते थे और इनको कुल्ली बैरिस्टर के नाम से पुकारते थे। एक बार गांधी जी एक अंग्रेज सैलून में बाल कटवाने के लिए गए तो उस अंग्रेज हयाम ने भी गांधी जी का बाल काटने से मना कर दिया। वो गांधी जी को अपमानित भी किया और उनको बाल काटने से भी मना कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ का अंग्रेज जनरल जिसका नाम स्मट्स था, जिसकी गांधी जी से नहीं पड़ती थी, वह गांधी जी से जला करता था, गांधी जी से दुश्मनी साधते रहता था और उसी स्मट्स के चलते
गांधी जी को अफ्रीका में 9 बार जेल जाना पड़ा था। सन 1919 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका के जेल से बाहर आए। 1932 ईस्वी में फिर अंग्रेजी सरकार ने सरदार पटेल के साथ महात्मा गांधी को फिर से जेल में डाल दिया। दक्षिण अफ्रीका में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं पर भी घोर अत्याचार हुआ करता था। ये अंग्रेज महिलाओं को भी सताते रहते थे, परेशान करते थे, उस पर जुल्म और अत्याचार भी करते थे। अधिकांश महिलाओं को जेल में डाल दिया था। वहाँ के जेल में भारत की एक 16 साल की एक लड़की थी जिसका नाम बलियम्मा था। उसको भी अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था और भोजन के अभाव में, अत्याचार के कारण वह जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जेल में बीमार हो गई। जब वह बाहर आई तो उसका देहांत हो गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का एक मित्र भी हुआ करता था जिसका नाम हेनरी पोलक भी था और उस हेनरी पोलक से गांधी जी की मुलाकात अफ्रीका के एक शाकाहारी होटल में हुई थी। वहीं पर जान पहचान हुई थी और वहीं पर हेनरी पोलक और गांधी जी आपस में दोस्त बन गए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी के बारे में बताया था। वो महात्मा गांधी में वो सारे गुण मौजूद है जो एक वीर और शहीदों में पाए जाते हैं। और इस प्रकार महात्मा गांधी इंग्लैंड से वकालत करने के बाद, अफ्रीका में भारतीयों के लिए मुकदमों को लड़ने के बाद भारत आते हैं और फिर यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के साथ कूद पड़ते हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत में आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें प्रमुख आंदोलन का नाम आता है, जिसमें असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आंदोलन, रतौना आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रमुख आंदोलन थे जो गांधी जी ने भारतीयों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिलाने में गांधी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के साथ एक एग्रीमेंट करके उनके जमीन पर नील की खेती करने के लिए नियम पारित कर लिया था, जिसमें जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करनी जरूरी थी और उस नील की खेती करने के बाद वह जमीन बंजर हो जाती थी और उस नील को किसानों के द्वारा उपजाए गए नील को ये अंग्रेज इंग्लैंड ले जाकर के बेचा करते थे और इन अंग्रेजों को नीलहे के नाम से जाना जाता था। और 3/20वें हिस्से पर जो नील की खेती की जाती थी उसी को भारत के इतिहास में तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किसान इस नियम से और इस नील की खेती से तंग आ चुके थे और इसको रोकने के लिए, इस नियम से मुक्ति पाने के लिए चंपारण के किसानों ने गांधी जी का आह्वान किया और गांधी जी को चंपारण में बुलाने का प्रयास किया। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल, ये राजकुमार शुक्ल और पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीस, ये 2 लोग थे जिन लोगों ने गांधी जी को गुजरात से चंपारण लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन लोगों ने गांधी जी को मनाया था, चंपारण में बुलाया था और गांधी जी जब पटना आए तो वहां से गांधी जी के साथ साथ ब्रज किशोर प्रसाद, हसन इमाम, धरणीधर प्रसाद और शंभू शरण जैसे बड़े लोग चंपारण की धरती पर गांधी जी के साथ चलकर आए थे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में किसानों का साथ दिया था। और जिसका परिणाम हुआ कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो भितियारवा गांधी आश्रम की धरती से शुरू हुई थी और उसका परिणाम यह हुआ अंग्रेजों को यह नियम वापस लेना पड़ा, नील की खेती बंद करनी पड़ी। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की भी चर्चा आती है। अहमदाबाद मिल मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। स्थिति नाजुक और भयावह हो गई थी। अंततः गांधी जी को जाकर अहमदाबाद मिल मालिक और मजदूरों के बीच सुलह करवाना पड़ा और 35% मजदूरों को बोनस दिलवाने के साथ साथ गांधी जी ने
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को खत्म करवाया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में खेड़ा स्वतंत्रता संग्राम का भी नाम आता है, जिसमें गुजरात के खेड़ा नामक जगह पर वर्षा नहीं होने के कारण अकाल की स्थिति आ गई थी। सारी फसलें सूख गई थी, बर्बाद हो गई थी। किसान लगान देने में सक्षम नहीं थे, जिसके चलते किसानों पर ये अंग्रेज अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। खेड़ा नामक जगह पर जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ मिलकर खेड़ा आंदोलन को भी खत्म करवाया था और अंग्रेजों का लगान माफ करवाया था। फरवरी 1919 में अंग्रेजों ने एक और भारतीयों पर जुल्म की कहानी की शुरुआत की, जिसमें रॉलेट एक्ट पास कर दिया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा नियम था जिसमें संदेह के आधार पर किसी भारतीय को जबरदस्ती उठा लिया जाना था, किडनैप कर लेना था, उठा के जेल में बंद कर देना था। इस तरह के नियम रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भारत पर लागू कर दिया था और इसके विरोध में पूरा भारत का जनमानस उग्र हो गया था। विरोध की आग पूरे भारत में फैल गई थी। 30 मार्च 1919 को पूरे भारत में हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया। में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली में एक विशाल जुलूस का भी आयोजन किया गया था और यही रॉलेट एक्ट जो 1919 में अंग्रेजों ने पास किया था, जिसकी लहर पंजाब में भी फैल गई थी। और इसी रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में और रॉलेट एक्ट के खिलाफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रिहा करने के लिए पंजाब की जनता सड़क पे उतर गई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन 4 बजे जलियांवाला बाग में 20,000 लोग एक साथ जाकर जमा हुए। वहां का सार्जेंट, वहां का जनरल था, जनरल डायर, जिसका नाम जनरल डायर है, जिन्होंने उस बाग में जमा हुए बच्चे, बूढ़े, औरतों पर, निहत्थे लोगों पर बिना बताए, बिना सूचना के गोली चलवा दिया। और उस पार्क में घुसने के लिए केवल एक ही रास्ता हुआ करता था। लोग भगदड़ के कारण अधिकांश लोग मारे गए और अंग्रेजों की एक गोली जब निकलती थी तो 3 से 4 भारतीयों के सीने को छेद के बाहर निकलती थी। इस प्रकार एक भयंकर नरसंहार उस जलियांवाला बाग में हुआ था, जिसे आगे चलकर जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। और इस नरसंहार में 379 लोग मारे गए थे। हालांकि इसकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन अंग्रेजों ने उस नरसंहार को और मरने वाले लोगों की संख्या को छुपा लिया और इस प्रकार आज के भी इतिहास के पन्नों में 379 लोग ही बताए जाते हैं जो जलियांवाला बाग कांड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इस कांड से गांधी जी को काफी दुख हुआ था। आगे चलकर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का भी शुरुआत किया था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। इसमें गांधी जी भी थे और इस कमेटी में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे नियम की मांग की गई थी, जिसमें तुर्की के सुल्तान के पद को बरकरार रखने की भी बात थी और जबीर तुगल अरब को मुसलमानों के जिम्मे देने की भी मांग रखी गई। और इसके साथ साथ अरब के जो जितने तीर्थ स्थल थे, इसकी सुरक्षा का जिम्मा वहां के खलीफा के जिम्मे देने के लिए भी खिलाफत आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों से मांग रखी गई थी। खिलाफत आंदोलन के बाद एक और आंदोलन की चर्चा होती है, जिसे रतौना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये रतौना आंदोलन मध्य प्रदेश के सागर के रतौना नामक ग्राम में हुआ था और इस रतौना में अंग्रेजों ने एक कसाई खाना खोलने की योजना बनाई थी। 1400 गाय और बैल को प्रतिदिन काटने की योजना अंग्रेजों ने बनाई थी और इस कसाई खाने का खुलकर विरोध भाई अब्दुल गनी ने किया था। 18 सितंबर 1920 को वहां की पत्रिका करमवीर ने एक खबर छापकर यह बताया कि गांधी जी के सहयोग के कारण वहां के कसाई खाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आगे चलकर एक और आंदोलन की चर्चा होती है, जिसमें असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें भी गांधी जी की अहम भूमिका थी।
असहयोग आंदोलन यानी अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सभी तरह के सरकारी कार्यों का विरोध भारतीयों के द्वारा किया जाना था। इसी को असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया था। भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन को जन्म दिया, जिसे चौरी चौरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 5 फरवरी 1922 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक ग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय कांग्रेस ने एक विशाल जुलूस को निकाला था और उस चौरी चौरा की पुलिस ने उस जुलूस को रोकना चाहा। इस पर उत्तेजित उग्र भीड़ ने एक थानेदार सहित 21 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था और उस आग की लपटों में इन पुलिस कर्मियों को झोंक दिया था। उस थाने को भी जला दिया था। पर गांधी जी इस चौरी चौरा कांड के चलते इस आंदोलन को रोक देना चाहते थे। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक स्वराज पार्टी भी बनाई थी, परंतु गांधी जी ने इस स्वराज पार्टी का सहयोग नहीं किया। फिर भी यह पार्टी चुनाव में जीतने में कामयाब रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों ने काकोरी कांड को भी जन्म दिया था। 10 लोगों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह पर ट्रेन नंबर 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया था और जिसमें रेल का खजाना जा रहा था, उसको इन 10 लोगों ने रोक करके उस खजाने को लूट लिया था। और इस काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खान, रामचंद्र बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठीचार्ज करके उनका सिर फोड़वा दिया। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और इसमें 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और इस दांडी यात्रा में गांधी जी ने 241 मील की यात्रा भी तय की थी। 24 दिन का समय लगा था। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में आक्रोश की लहर, विरोध की लहर फैल गई। जगह जगह विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। भारत की महिलाएं जगह जगह पर नशे की दुकानों पर, शराब की दुकानों पर और नशा बिकने वाले जगहों पर आंदोलन किया था। 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि हेतु अंग्रेजों के खिलाफ 21 दिन का उपवास भी रखा था और गांधी जी को अंग्रेजों ने बिना शर्त के जेल से रिहा भी कर दिया था। अंततः आजादी तो मिली गांधी जी के अथक प्रयास से और भारत के तमाम वीर सपूतों की कुर्बानी के बाद अंग्रेज देश छोड़ने के लिए तैयार हुए और 1947 में देश आजाद भी हुआ। लेकिन एक दुखद कहानी भी गांधी जी के साथ जुड़ी हुई थी, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के बाद नाथूराम गोडसे ने इस गांधी जी की हत्या कर दी और उनके सीने में 3 गोलियां मार दी और इसके साथ साथ गांधी जी की यात्रा समाप्त होती है और भारत के लोग इस गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से आज भी जानते हैं। भविष्य में भी जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी जी को भारत और दुनिया के लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते रहेंगे। इसी के साथ मैं रमेश शर्मा आपसे विदा चाहता हूँ। आगे भी तमाम ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को, अनछुए पहलुओं को लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूं। के लिए आपका स्नेह, आपका आशीष, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। लाइक और सब्सक्राइब के साथ हमें अनुग्रहित करें। जय हिंद, जय भारत।